गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए जो टॉपिक हैं हम पढ़ते हैं, क्लास 12th का जो टॉपिक है और उसमें अपने पोइम पढ़ते हैं। पोइम, ठीक है, आज हम पोइम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात भी वास्तविक तौर पे हमने पोइम क्या होता है, हमने जो पहले जो एक लेसन कंप्लीट किया है उस लेसन के बारे में अपने बात करते हैं और उसी को अपने देखेंगे। अपने को जो चीज़ समझनी है, मतलब हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि भी हाँ मैंने ये पोइम पढ़ ली है, ये वाला मैंने लेसन पढ़ लिया है, अपने को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, हमने क्या सीखा, ये टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो जैसे अपने जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हमने क्या किया है कि दो हिस्सों में बांटा है, ठीक है। बिल्कुल इजी गोइंग, हम बिल्कुल सामान्य से बात करेंगे, प्रोज और पोइट्री, ठीक है, प्रोज और पोइट्री में बांटा है। अब बात क्या आती है कि भी एक्चुअल में जैसे प्रोज क्या है, पोइट्री क्या है। तो प्रोज वाला पार्ट जो होता है ना, उसमें आते हैं आपके पैराग्राफ, समझे भाई। इंग्लिश जो है उसमें उसको जैसे प्रोज और पोइट्री में अपने डिवाइड करते हैं, जो रिटन वर्क होता है उसको, और प्रोज जो वो होता है उसमें अपने पैराग्राफ से आते हैं, समझ गए भाई। अपने ये बोलते हैं ना पैराग्राफ बने होते हैं, वो पोइट्री वाला जो पार्ट है उसमें आता है आपके स्टैंजा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न, मैं पोइम बताऊंगा लेकिन पोइम से पहले मैं जो कुछ एक बातें हैं जो अपने को सभी को पता होनी चाहिए वो कर रहे हैं। स्टैंजा क्या होता है, तो स्टैंजा बोलते हैं हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि 4 पंक्तियां। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, स्टैंजा के लिए अपने जो 4 लाइंस होती हैं वो गलत है। स्टैंजा होता है ए ग्रुप ऑफ पोएटिक लाइंस, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पोएटिक लाइंस, ठीक है। तो ये बात है। अब अपने को ये समझना है कि जैसे कोई भी है, दो जैसे जो लाइंस होती हैं उनका मैं बतला रहा हूं। अब 2 लाइंस होती हैं उनको कपलेट बोलते हैं अपने, ठीक है ना। जैसे कपल होता है उसको कपलेट, 3 के लिए ट्राइलेट, 4 के लिए क्वार्टेट, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे होता है। फिर जैसे 6 के लिए 6 लाइंस होती हैं उनमें अपने बोलते हैं सस्टेट। फिर 8 के लिए बोलते हैं अपने ऑक्टेव, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। अब आप सोच रहे हो 5 का 7 का, तो इसमें जैसे जो राइम रोल जो होते हैं और टैजाराइमा उनको इंक्लूड करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये बात आता है, तो हम बोल लेते ही शुरुआत में गलत है कि पोइम में से क्या है, अपने पास पैराग्राफ आया, वो नहीं समझना है अपने को, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। पोइट्री में आपको 2 टाइप मिलते हैं, सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पोइट्री जो होती है उसमें जो ऑथर होता है वो अपने खुद के जो विचार हैं, जो पर्सनल थॉट्स हैं उनको इंक्लूड करता है। ऑब्जेक्टिव में ओवरऑल सबको लेता है, समझ गए, ठीक है। तो ये बातें, अब जैसे हमने पढ़ा था ना भी पोइट्री जो होती है, प्रोज होती है, जैसे हमने पढ़ा था लैंग्वेज एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल, तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे फॉर्मल होती है आपके 3rd पर्सन में, इनफॉर्मल होती है 1st और 2nd पर्सन में, तो वो बात भी यहीं पे आ रही है। तो हमारा क्या है कि जो पोइट्री होती है वो पोइट्री जो है, वैसे अगर दूसरी बात देखें, पोइट्री जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोइट्री का कभी पोइट्रीज नहीं होता। पोइट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, समझ रहे हो, ये बातें समझ में आई। अब क्या होता है कि जैसे पोइट्री को अपने डिवाइड करें, पोइट्री को अपने डिवाइड करें, तो भाई स्टूडेंट्स, द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बी प्रसाद की बुक आती है मैकमिलन पब्लिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या है पोइट्री को डिवाइड करना बतला रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है आपके लिरिक, ठीक है। लिरिक में जैसे अपने होता है सोनेट, ओड, सॉन्ग और एलिजी, ठीक है। उसके बाद आता है आपके नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री में आपके आता है एपिक और बैलेड, ठीक है। जैसे
उसके बाद आता है अपने जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो, ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके बाद आता है अदर। तो अदर जो होता है उसमें क्या होगा, आपके वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। ठीक है, BLANK, ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक है। तो इस प्रकार से अपने पोएट्री को डिवाइड करते हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। अब पोएट्री जैसे अपने पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली अपने क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं। अब फिगर ऑफ स्पीच सामान्यतया देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है उसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर अपने बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो राइम स्कीम का अपने देख सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और वेरिएशन डाले तो आपके जैसे ये कह सकते हैं अपने सिमिली और मेटाफर भी दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपने जो पोइम आएगी उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा इस पोएट्री के बारे में, ये सारा मैटर है। अब जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो आता है वो पोइम है नोबल नेचर। ठीक है, नोबल नेचर जो पोइम है उसकी बात करते हैं अपने। ठीक है, नोबल नेचर जो होगा और इसका जो पोइट है वो बेन जॉनसन। स्टूडेंट्स, हम जब जॉनसन का नाम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अपने जैसे जॉन लिखते हैं तो जॉनसन ये आता है, तो यहां पे ये नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है ये इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि जो पोएम पढ़ रहे हैं अपने, सबसे पहली पोएम जो है द नोबल नेचर और उसका जो पोइट है वो बेन जॉनसन है। क्लियर हुआ? ये बातें हमने बेसिक जो बातें थी वो पढ़ी थी। अब देखो हम इसी पोएम को आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात, एक ही सेंटेंस में अपना पोएम जो है वो अपनी प्रोमिनेंस है वो शो करता है। प्रोमिनेंस मतलब जो अपना महत्व है, उत्कृष्टता जो दर्शाएगी वो। वी लिव इन डिड नॉट इन ईयर्स। हमने क्या देखा, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये आया आपके, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। यानी मनुष्य जो है, मेरा कहना यह है कि मनुष्य जो है वो अपने कार्यों से जाना जाता है। डीड्स मतलब वर्क होता है, जो कर्तव्य जो बतलाएंगे उसके तहत। नॉट इन ईयर्स मीन्स क्या समझे कि मनुष्य जो यहाँ पे अपना जो जीवन व्यतीत करता है उससे नहीं जाना जाता। वो कैसे जाना जाता है कि जो उसने नोबल काम किए हैं, नोबल जो नेचर है उसका, उसमें उसने क्या हासिल किया है वो आपको इसके तहत बतलाया गया है। समझे? अब देखो सबसे पहले ये क्या है, लैरिक पोइम है। लैरिक पोइम है तो इसको अपने गा सकते हैं, क्योंकि लैरिक जो है वो एक लेयर नाम का वाद्य यंत्र था। ठीक है, लेयर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके तहत ये जो गीत गाए जाते हैं, जैसे अपने स्थानीय क्षेत्रों में अपने देखते हैं ना, जो जनजाति लोग जो हैं वो रावण ताले के जैसे गीत गाते हैं साथ में, या कुछ एक अलग जैसे जो भी है उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस प्रकार से ये जो लोग थे, यूनानी लोग जो थे, वो इसको यूज में लेते हुए गाते थे। ठीक है, तो लेयर नाम का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैरिक का मतलब जो गीत गाए जा सकने वाले, या जैसे गाए जा सकने वाली जो पोइम है वो है ये। और इसको कंपोज किसने किया है, रिटर्न नहीं करना आपको, लिटरेरी जो थिंग्स होती हैं उनको कंपोज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपने, यानी द पोएम नोबल नेचर इज कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, ये बात इसकी मुख्य है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, जो पहले मैं इसकी थीम के बारे में बात बतला देता हूं। इसमें एक बहुत ही मुख्य बात कही गई है कि जैसे द वर्थ ऑफ the worth of human life is measured not in years
but on the basis of achievements and noble deeds that live imprints on the vast eternity of time। तो क्या समझे? द वर्थ ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड, यानी जो महत्व होता है मनुष्य के जीवन का वो किस में मापा जाता है? जिसका एक मनुष्य जो है उसके जीवन का महत्व किस में होता है कि वो वर्षों में नहीं मापा जाता या उसने कितना जीवन जिया ये नहीं माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, यानी उसने क्या उपलब्धियां हासिल की उस पर डिपेंड करता है। एंड नोबल डीड्स, और उसने जो श्रेष्ठ काम किए हैं उन पे माना जाता है। और जो उसके जो अचीवमेंट्स और जो नोबल डीड्स हैं वो छाप छोड़ते हैं। इम्प्रिंट्स यानी छाप, लीव यानी छोड़ते हैं किस पे? ऑन द वेस्ट। वेस्ट का मतलब विस्तृत होता है, और इटर्निटी का मतलब होता है एवरलास्टिंगनेस, कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला जो है ऑफ टाइम। क्योंकि समय जो है वो हमेशा लगातार चलता है, लगातार चलता रहेगा, यानी जब तक समय रहेगा। तो यहां पे क्या आया आपने? जो इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब होता है जब तक समय रहेगा तब तक वो चीज है वो याद रहेगी। स्टूडेंट्स, जैसे अपने माने कि जो भी श्रेष्ठ आदमी हुए, जैसे एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोलता हूं मैं, इफ यू गिव मी द ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बेसिकली सुभाष चंद्र जो बोस थे उन्होंने ये कहा था। अब कब कहा था आपने सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे जो दूसरी बात है, अब्दुल कलाम सर जो हैं उन्होंने भी कहा था कि डोंट स्टॉप, यानी आपको ये कहा जाता है अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल द गोल अचीव्ड, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। मतलब उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने उत्कृष्ट काम किए थे तभी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने ऐसे अचीवमेंट्स, नोबल डीड्स किए हैं कि उनकी छाप जो है जब तक समय रहेगा तब तक उनकी छाप रहेगी। यही बात इसमें है, ठीक है ना। तो हमें यानी ये कहा गया है कि अच्छे कार्य जब किए जाएंगे तो वो आदमी जब तक समय रहेगा, समय रहेगा मतलब जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनको जाना जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये इसके थीम के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो यहां पर आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव्स काम में लिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स काम में लिए गए हैं, उनकी बात करते हैं अपने। यहां पे आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो यहां पे अपने पास 2 ऑब्जेक्टिव्स कह दो, या जैसे सिंबल्स। अब देखो सिंबल से क्या बनता है? आपके सिंबोलिज्म बनता है। अब सिंबोलिज्म जो होगा उसमें क्या होगा कि हमें यानी सामान्य तो कोई जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिए जाए और उन ऑब्जेक्ट्स का जो महत्व है वो हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जो चीज ली जाती है उससे अलग जो उसका मीनिंग निकाल के अपने को बतलाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एक है एन ओक और दूसरा है ए लिली। तो एन ओक जो क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। और ये क्या है, ए फ्लावर, ठीक है। अब ये क्या है, कितने सालों तक जिंदा रहता है? नियर अबाउट 300 ईयर्स। और ये ओनली एड है, एक दिन जिंदा रहता है, ठीक है। तो आपने क्या वेरिएशन देखा कि ये एन ओक ट्री, ये एक पेड़ है जो 300 सालों तक जिंदा रहता है, और उसके बाद क्या है, लॉन्ग इन साइज, आकार में बड़ा है। ये क्या है, शॉर्ट इन साइज, आकार में छोटा है, फूल है, एक फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है,
अनइम्प्रेसिव है। उसके बाद आएगा आपके ये क्या है, विदाउट ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस है, ठीक है। उसके बाद विदाउट वर्चुअस एंड नोबल डीड्स या एक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, एट्रैक्शन भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि अगर हमें एक चीज को याद कर ले, जैसे एन ओक जो है वो एक ट्री है और लिव्स 300 ईयर्स, लॉन्ग इन साइज, मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है, विदाउट ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस है, विदाउट वर्चुअस एंड नोबल डीड्स या एक्ट्स है, नो अट्रैक्शन है। तो लिली होगा वो क्या, उसका एंटी पार्ट होगा। तो यहां पे मीनिंगलेस है, तो ये क्या होगा, यहां पे मीनिंगफुल है, ठीक है। यहां पे अनइम्प्रेसिव है तो ये इंप्रेसिव हो गया, ठीक है। उसके बाद विदाउट ब्यूटी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फुल ऑफ ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है। उसके बाद विदाउट वर्चुअस डीड्स, तो क्या लिखेंगे, फुल ऑफ वर्चुअस डीड्स या वर्चुअस एंड नोबल डीड्स या एक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्टिव, तो अब हमारे पास क्या है, दो वेरिएंट हो गए। तो देखो स्टूडेंट्स, ओक और लिली, एक तो इसका डिफरेंशिएट आता है, समझे। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ये बता सकते हो। दूसरा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लिली, हो गया दोनों का डिफरेंशिएट। अब लिली और इसमें दोनों को साथ में क्वेश्चन भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, कौन सा बेटर है, कैसा है। अब मान लो एक आदमी जो है वो अपने जीवन को परफेक्ट कैसे बनाएगा, ओक की तरह जिएगा तब या लिली की तरह जिएगा तब, लिली की तरह जिएगा तब। तो यानी एक आदमी जो है, हाउ कैन ए मैन मेक हिज लाइफ परफेक्ट, तो वो अपनी लाइफ जो है वो परफेक्ट कैसे बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर अपने जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर अपने करेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं आपको इसमें जैसे क्वेश्चन जो आएगा आपके, तो स्टेंजा देता है, ठीक है। स्टेंजा, हम स्टेंजा समझते हैं, वैसे तो क्वार्टेन आएगा, 4 लाइन्स हो सकता है, कोई भी अननोन, जैसे अपने को अगर ये पता नहीं है कि भी पोइम जो है उसमें अपने को कितने लाइंस का देगा, तो उसमें उसको स्टेंजा कह सकते हैं। एग्जैक्ट पता हो, जैसे 2 लाइन्स है तो अपने कपलेट बोलते हैं, 3 है तो उसको ट्राइलेट बोलते हैं, 4 होगा तो क्वार्टेन होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो राइम स्कीम की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं, जैसे ट्री, बी, उसके बाद ईयर, वैसे इसका सही मीनिंग ये होता है विदर्ड, जैसे मुरझाया हुआ। तो एक बार मैं आपको ये 4 जो पंक्तियां हैं वो उसकी बात कर रहा हूं। वैसे इसमें क्या है, 10 लाइन्स हैं, तो अपने को देगा जो क्वेश्चन दिया जाता है। अगर क्वेश्चन बाय द वे पूछा उसने राइम स्कीम का, तो उसी में से पूछेगा जो स्टेंजा अपने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो राइम स्कीम अपने को दी जाती है, उस राइम स्कीम में सबसे पहले अपने क्या बात करते हैं कि सबसे पहले को अपने स्मॉल जो अल्फाबेट है उसमें मेंशन करते हैं और सबसे पहले को ए मेंशन करते हैं। जैसे ट्री, ए की साउंड आ रही है तो इसमें बी, ये भी है। तो सामान्यतः देखो अपने फोनेटिकली बात नहीं कर रहे हैं, अपने सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि फोनेटिकली चलेंगे तब तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो अपने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आपके जो पोइम्स है उसमें सिंपली पूछा जाता है, क्योंकि अगर डीपली अपने बातें करेंगे तो अपने भी इतना टॉपिक भी नहीं लगता। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला लगता तब तो अपने देखते। तो अपने सामान्यतया समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ट्री बी, तो साउंड क्या आ रही है, ट्री बी, सेम सी लग रही है, सेम। ये जैसे ट्री ई की साउंड आ रही है और बी ई की साउंड आ रही है, तो उसकी जो लास्ट वाउल साउंड है उसको कंपेयर कर लो, ईयर सीयर, ठीक है ना। तो ईयर सीयर, तो ये बी और ये बी, इस प्रकार से आप राइम स्कीम निकाल सकते हो। बाकी इसके बारे में जो डिटेल स्टडी होगा वो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उस क्लासरूम में हम क्या पढ़ेंगे, इसके आंसर जो हैं और इसके अलावा जो इसमें वेरिएशन होगा वो बातें पढ़ेंगे। ये जो बातें हैं वो हम अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपने को, ये आपको मेंशन करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं, और जो आगे आएंगे तो वो आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर जो है, आंसर आपको खुद करने हैं, सॉल्यूशंस आपके खुद के हैं,
जो इसमें अन्य जो बातें रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो क्लाइमेक्स पे पहुंचना है, तो क्लाइमेक्स के लिए अपने क्या बात करेंगे, जो क्लाइमेक्स है वो क्लासरूम में होगा, क्योंकि क्लाइमेक्स मीन्स, वैसे क्लाइमेक्स जो होता है उसका मीनिंग लैडर से होता है, सीढ़ी से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।